ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चले उसके हिसाब से होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छे हूँ। आज एसएफएम का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम शुरू करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एग्जाम में पक्का 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगर इस चैप्टर का नॉलेज आपको अच्छे से मिल रहा है तो एकदम इतना सा श्योर हो जाओ कि तुम्हें एग्जाम में 20 मार्क का मतलब 20 मार्क का क्वेश्चन कन्फर्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेक्स या इंटरनेशनल फाइनेंस। तो फॉरेक्स का दूसरा नाम भी होता है इंटरनेशनल फाइनेंस। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब कितना कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका एक बार एक लिस्ट बना देते हैं। तो ठीक है, चलिए एक लिस्ट बनाते हैं। फॉरेक्स चैप्टर में हम कितना कंसेप्ट कवर करेंगे। तो लिखो मेरे साथ साथ, क्या लिस्ट ऑफ कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाई फॉरेक्स इज रिक्वायर्ड। हम फॉरेक्स क्यों पढ़ेंगे, तो व्हाई फॉरेक्स इज रिक्वायर्ड इज द फर्स्ट टॉपिक। ओके, उसके बाद सम बेसिक टर्म, कुछ टर्म्स हम सीखेंगे। और जैसे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, डायरेक्ट कोड क्या होता है, इनडायरेक्ट कोड क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट हम मतलब बेसिक टर्म हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट, परचेज प्राइस पैरिटी थ्योरी, परचेज प्राइस पैरिटी थ्योरी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, क्रॉस रेट, फॉरवर्ड रेट, मनी मार्केट ऑपरेशन, मनी मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट हाउ टू कंप्यूट स्प्रेड, conversion of a direct quote into conversion of a direct quote into indirect quote and vice versa. आर्बिट्रेज, इसमें हम सीखेंगे जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, क्रॉस रेट आर्बिट्रेज। तीन आर्बिट्रेज हम सीखेंगे, जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज एंड क्रॉस रेट आर्बिट्रेज। हाउ टू कंप्यूट swap points, how to compute swap points. Next, international capital budgeting,
लीडिंग एंड लैगिंग, लीडिंग एंड लैगिंग, एक्सपोजर नेटिंग, एक्सपोजर नेटिंग, टीटी रेट एंड बिल रेट, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एचपीआर, एचपीआर का मतलब होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, मॉडिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, और थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक में कई सारा कंसेप्ट भी आ सकता है। तो इतना सा कंसेप्ट हम कवर करेंगे फॉरेक्स चैप्टर में, इतना सा कंसेप्ट हम कवर करेंगे फॉरेक्स चैप्टर में। ओके, शुरू करते हैं डिटेल डिस्कशन। तो सबसे पहले लिखो व्हाई फॉरेक्स इज रिक्वायर्ड, व्हाई फॉरेक्स इज रिक्वायर्ड। देखो बेटा, ऐसा एक दिन था कि इंडियन जो बिजनेसमैन होते थे वो इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आजकल का ज़माना में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आ चुका है। मतलब एक इंडियन बिजनेसमैन वो आराम से ग्लोबली अपना बिजनेस कर सकता है। मतलब वो यहाँ बैठ के अमेरिका में भी अपना गुड्स बेच सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी बेच सकता है, कहीं पे भी बेच सकता है। मतलब बिजनेस का जो टेरिटोरी और अभी ग्लोबली चल रहा है। तो मान लो कि एक इंडियन बिजनेसमैन वो यूएस में बेचेगा, मतलब यहाँ बैठ के यूएस में बेचेगा, तो जो यूएस कस्टमर होगा वो डॉलर में पेमेंट करेगा, तो इंडियन कस्टमर के पास डॉलर में पैसा आएगा, लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन होगा रुपये में, तो इसीलिए वो डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर को रुपी टर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन में फॉरेन करेंसी में हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन हम रिपोर्टिंग करेंगे या हमारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हमारा फाइनेंशियल इवैल्यूएशन हम करेंगे हमारा ओन करेंसी, मतलब अपना कंट्री का करेंसी में, मतलब मान लो कि इंडिया के लिए रुपी में, तो इसीलिए फॉरेन करेंसी कैसे इंडियन करेंसी को कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस कैसे हम कंपटीशन करेंगे, या जो भी रिटर्न कितना परसेंटेज मिला, एनपीवी कितना, ये सारी चीज हम कंपटीशन करेंगे। तो इसीलिए इस कंसेप्ट के इसके वजह से हमें फॉरेक्स का नॉलेज रिक्वायर्ड है। इसका मतलब अभी बिजनेस ग्लोबली हो रहा है, तो देयर इज ए चांसेस दैट यू मे रिसीव वी मे रिसीव फॉरेन करेंसी और वी हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी, दैट्स व्हाई वी नीड द नॉलेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो लिखो, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, due to globalization and liberalization, it is a common practice to do business, थोड़ा स्पीड लिखते हैं, to do business globally. Nowadays many Indians doing their business in abroad.
Nowadays, many Indians doing their business in abroad and vice versa. There is a chances of inflow and outflow. There is a chances of inflow and outflow in foreign currency. Due to this, we need the knowledge of forex. इसके लिए हमें फॉरेक्स का नॉलेज जरूरत है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सम बेसिक टर्म। सम बेसिक टर्म रिलेटिंग टू फॉरेक्स। हम क्या करेंगे ना, फॉरेक्स चैप्टर के लिए कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे। हम क्या करेंगे ना, फॉरेक्स चैप्टर के लिए कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे। ये जो बेसिक टर्म हमें हमारा फॉरेक्स चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान कर देगा। मतलब अगर बेसिक टर्म या बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज हमारे पास नहीं होगा तो फॉरेक्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बेसिक टर्म को समझने के बाद फॉरेक्स चैप्टर हमारे लिए आसान बन जाएगा। तो ठीक है, ओके, चलो एक एक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे करेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे क्या, करेंसी के बारे में। तो ठीक है बेटा, ये तो आपको पता है कि इंडिया में रुपी करेंसी चल रहा है, यूएस में डॉलर करेंसी चल रहा है। तो इसका मतलब हर कंट्री का जो मनी होता है उसको डिनोमिनेशन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि इंडिया का रुपी। तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए करेंसी का मतलब होता है, करेंसी कैन बी टू टाइप्स, होम करेंसी, फॉरेन करेंसी। तो करेंसी हमारे लिए दो प्रकार का, क्या है, होम करेंसी, फॉरेन करेंसी। ठीक है, होम करेंसी का मतलब होता है किसी कंट्री का ओन करेंसी। जैसे कि इंडिया का ओन करेंसी रुपी, तो रुपी इज द होम करेंसी फॉर इंडिया, रुपी इज द होम करेंसी फॉर इंडिया। यूएस का ओन करेंसी डॉलर, सो डॉलर इज द होम करेंसी ऑफ यूएसए। बात समझ में आया कि होम करेंसी क्या होता है? तो होम करेंसी क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया तो होम करेंसी को बाद दे दो और जितना भी करेंसी बचा वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी हो जाएगी। तो ठीक है, तो लिखो होम करेंसी। होम करेंसी इज द कंट्रीज ओन करेंसी। होम करेंसी इज द कंट्रीज ओन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री होम करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, दो कलम बनाओ, एक कलम हुआ तुम्हारा कंट्री और एक कलम हुआ होम करेंसी। तुम बताओ इंडिया के लिए होम करेंसी क्या होगा, रुपीज। अमेरिका के लिए यूएस डॉलर, ब्राजील के लिए रियल, यूके के लिए पाउंड, एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होम करेंसी। नेक्स्ट लिखो फॉरेन करेंसी। अब बोलो इंडिया के लिए रुपी होम करेंसी, तो रुपी को बाद दे दो और जितना भी करेंसी बचता है वो सारे के सारे इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी हो जाएगा। तो फॉरेन करेंसी
is a currency which is not a home currency. In other words, with respect to, with respect to a country, a particular country, with respect to a particular country, any currency other than its home currency. With respect to a particular country, any currency other than its home currency is called as foreign currency. मतलब जो करेंसी हमारे लिए होम करेंसी नहीं होता है वो सारे के सारे हमारे लिए फॉरेन करेंसी हो जाएगा। तो फॉर इंडिया के लिए रुपी को छोड़ के और जितना भी करेंसी बचता है सब वो सारे के सारे फॉरेन करेंसी। चलो ये हो गया सम बेसिक टर्म में एक मेरा पहला कंसेप्ट करेंसी। पॉइंट नंबर बी, एक्सचेंज रेट क्या होता है। पॉइंट नंबर बी में लिखो एक्सचेंज रेट क्या होता है। लिखो एक्सचेंज रेट इज द रेट at which one currency exchange rate is the rate at which one currency is converted into another currency। एक्सचेंज रेट क्या होता है ना, एक रेट होता है जिस रेट में हम एक करेंसी को अनदर करेंसी को कन्वर्ट करेंगे, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड at exchange rate buying and selling of करेंसी इज डन। मान लो आप चाहते हो कि डॉलर बाय करने के लिए, तो जो रेट में आप बाय करोगे वो तुम्हारे लिए एक एक्सचेंज रेट होगा। तुम चाहते हो कि डॉलर सेल करने के लिए, तो जो रेट में सेल करोगे वो रेट तुम्हारे लिए एक्सचेंज रेट बनेगा। मतलब एक्सचेंज रेट में एक करेंसी हम बाय करते हैं, करेंसी को भी सेल करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट लिखो हाउ एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड। हाउ एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड मतलब एक्सचेंज रेट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। देखो एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड in a form of quotation। एक्सचेंज रेट इज फॉर्म इन ए फॉर्म ऑफ कोटेशन मतलब सिंपल वर्ड में समझो कि मैंने एक्सचेंज रेट को कोटेशन के माध्यम में एक्सप्रेस करूंगा। नेक्स्ट लिखो स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है? तो ठीक है, देखो मान लो ये एक दुकान है,
ये क्या बेचता है? कुछ गुड्स बेचता है। आज का तारीख मतलब डेट मान लो 23 अक्टूबर, मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए कि आज का डेट 23 अक्टूबर। एक कस्टमर 23 अक्टूबर को दुकानदार के पास गया, बोला एक गुड्स का रेट कितना? दुकानदार बोला कि कब खरीदना है। कस्टमर ने बोला कि मुझे इमीडिएटली खरीदना है, मतलब आज मैं खरीद लूंगा। बोला कि 100 रुपया। बोलो अगर 100 रुपया में ट्रांजैक्शन होगा तो कस्टमर को गुड्स इमीडिएटली मिलेगा, दुकानदार को पैसा भी इमीडिएटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रेट यूज हुआ इसको हम बोलेंगे स्पॉट रेट, इसको हम बोलेंगे स्पॉट रेट। मतलब जो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटलमेंट हो जाता है, जो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटलमेंट हो जाता है वो ट्रांजैक्शन के लिए हम स्पॉट रेट लगाते हैं। अब बोलेंगे सर इमीडिएटली सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इमीडिएटली सेटलमेंट का मतलब डिलीवरी भी इमीडिएटली हो जाएगा, सेटलमेंट भी इमीडिएटली हो जाएगा। मतलब तुम पेमेंट भी इमीडिएटली करोगे, वो डिलीवरी भी इमीडिएटली दे देगा, उस जगह पे स्पॉट रेट लगेगा। चलो मान लो 23 अक्टूबर को एक कस्टमर एक दुकानदार के पास गया, बोला कि गुड्स का रेट कितना? दुकानदार ने बोला कि तुम्हें कब गुड्स खरीदना है? बोला, कस्टमर ने बोला कि मैं तो आज एग्रीमेंट करूंगा या कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन 23 दिसंबर को मैं खरीदूंगा। तो दुकानदार ने बोला कि चलो उस जगह में तुम्हें 110 लगेगा। ये जो 110, ये प्राइस आज डिटरमिन हो गया, लेकिन पेमेंट कब होगा? 23 दिसंबर को। गुड्स कब मिलेगा? 23 दिसंबर को। लेकिन ये 23 दिसंबर का रेट नहीं है। 23 दिसंबर में गुड्स का रेट क्या होगा वो तो अलग बात है। आज मैंने प्राइस कोटेशन कर दिया, मतलब कोटेड कर दिया, जो प्राइस में मैं फ्यूचर में डिलीवर दे दूंगा, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रेट। मतलब आप आज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डिलीवरी फ्यूचर डेट में होगा, सेटलमेंट भी फ्यूचर डेट में होगा, उस जगह में हम फॉरवर्ड रेट लगाएंगे। आज डिलीवरी होगा, आज सेटलमेंट होगा, उस जगह में हम स्पॉट रेट लगाएंगे। बात समझ में आया? बोलो यस सर, नो? यस सर। चलो लिखते हैं इस बात को, लिखो मेरे साथ साथ, लिखो स्पॉट रेट इज ए रेट एट व्हिच, बोलो नालायक को बोलो, स्पॉट रेट इज ए रेट एट व्हिच क्या होगा? इमीडिएट सेटलमेंट इज डन। In other words, where delivery and payment is done at the time of transaction, where delivery and payment is done at the time of a transaction, then in this case spot rate will be applied. First, in case of currency, spot rate is the exchange rate at which immediate conversion
at which immediate conversion of currency will be made. मैं आज डॉलर दूंगा, तुम आज मेरे को रुपये दे दोगे, वहां पे स्पॉट रेट लगेगा। मैं आज तुम्हें रुपये दे दूंगा, तुम आज मुझे इमीडिएटली मुझे डॉलर दे दोगे, तो उस जगह पे स्पॉट रेट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट इज दैट एक्सचेंज रेट मतलब आज ट्रांजैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिलीवरी एंड सेटलमेंट फ्यूचर डेट में होगा। आज कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिलीवरी एंड सेटलमेंट फ्यूचर डेट में होगा, तो उस जगह पे फॉरवर्ड रेट लगेगा। आज कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिलीवरी एंड सेटलमेंट फ्यूचर डेट में होगा, तो उस जगह में फॉरवर्ड रेट लगेगा। तो फॉरवर्ड रेट इज दैट एक्सचेंज रेट व्हिच will be used for future settlement. In other word, where contract is made today, आज कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट डिलीवरी एंड पेमेंट इज मेड एट ए फ्यूचर डेट, देन इन दिस केस फॉरवर्ड रेट विल बी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, डिलीवरी एंड सेटलमेंट या पेमेंट बाद में होगा, तो वहां पे हम फॉरवर्ड रेट यूज करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस सर। एक बात याद रखो, इंडिया में एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करेगा? ना इंडिया में एक्सचेंज रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेगा। तो एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, अथॉरिटी टू इश्यू एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कौन इश्यू करेगा? लिखो, इन इंडिया आरबीआई इज द authority to regulate exchange rate. In India, RBI is the authority to regulate exchange rate. In India, RBI is the authority to regulate exchange rate. Next लिखो, bid rate and ask rate. ये bid rate क्या होता है, ask rate क्या होता है? देखो, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के लिए कोशिश करो, और मेरे साथ साथ भी कॉपी करने के लिए भी कोशिश करो। ये तुम्हारे लिए एक बैंक, एक कस्टमर और एक कस्टमर। ये जो कस्टमर बैंक के पास गया, बोला कि ही वांट टू बाय डॉलर। कौन बाय करेगा? कस्टमर बाय करेगा। ये जो कस्टमर ये भी बैंक के पास गया, बोला कि ही वांट्स टू सेल डॉलर। मतलब एक कस्टमर डॉलर बेच रहा है बैंक को, और एक कस्टमर डॉलर खरीद रहा है बैंक से। ये जो कस्टमर डॉलर बाय करेगा,
इसके एग्नेस्ट में रुपी पेमेंट करेगा। ये जो कस्टमर डॉलर सेल किया उसके एग्नेस्ट में रुपी रिसीव करेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे बीड रेट और आस्क रेट का क्या लेना देना है? लेना देना है, आपको समझना पड़ेगा। बैंक ये जो कस्टमर को बैंक विल सेल डॉलर, यहां पे बैंक विल बाय डॉलर। बोलो, मान लो इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई। बैंक वाई को डॉलर सेल करेगा, बैंक एक्स से डॉलर परचेज करेगा। आप बोलेंगे सर डॉलर परचेज कर रहा है बैंक, $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज में। अगर बैंक वाई को सेल करेगा $1 इज इक्वल टू 10 रुपी में, तो बैंक का कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, कभी कभी बैंक का फायदा भी नहीं हो सकता है, कभी कभी बैंक का फायदा हो सकता है, लेकिन बैंक का नुकसान कभी नहीं होगा। आप बोलेंगे सर और से फिर से बोलिए, बाद में बोलूंगा, अभी नहीं। तो इसमें बीड रेट और आस्क रेट, चलो बैंक वाई को डॉलर सेल किया $1 इज इक्वल टू ₹11 में, मतलब बैंक 10 रुपया में $1 खरीदा, 11 रुपया में बेच दिया। बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपया। यहाँ पे बैंक जिस रेट में बाय कर रहा है उसको कहते हैं बिड रेट। बैंक जिस रेट में सेल कर रहा है उसको कहते हैं आस्क रेट। कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है? बैंक। कस्टमर बाय करेगा, कस्टमर सेल करेगा नहीं। बैंक बाय कौन सा रेट में? बिड रेट में। बैंक जिस रेट में सेल कर रहा है उसको कहते हैं क्या? आस्क। उसका इनडायरेक्ट मीनिंग भी निकाल लो। एक कस्टमर बाय करेगा, कस्टमर बाय करेगा कौन सा रेट? आस्क में, क्योंकि बैंक सेल करेगा। एक कस्टमर सेल करेगा कौन सा रेट में? बिड रेट में, क्योंकि बैंक बाय करेगा। इट मीन्स बिड रेट इज द रेट एट व्हिच बैंक बाय ए करेंसी, आस्क रेट इज ए रेट एट व्हिच बैंक सेल ए करेंसी। समझ में आया मेरे बात? एस और नो? एस। लिखो इस बात को, लिखो। बिड रेट is a rate at which bank buys a currency। एक करेंसी को जिस रेट में बैंक बाय करेगा उसको कहते हैं बिड रेट। इन अदर वर्ड, at bid rate customer sells a currency to bank। बिड रेट में कस्टमर बैंक को सेल करेगा, मतलब बैंक कस्टमर से बाय करेगा। आस्क रेट is a rate at which bank sells a currency। जिस रेट में बैंक सेल करेगा वो रेट तुम्हारे लिए हो जाएगा आस्क रेट। इन अदर वर्ड, at ask rate customer buys a currency from bank। customer buys a currency from bank, customer buys a currency from bank। चलो, ये हो गया तुम्हारा बिड रेट एंड आस्क रेट। एक नोट लिखो,
remember that bid rate cannot be greater than ask rate। बिड रेट कभी भी आस्क रेट से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब बिड रेट आस्क रेट बराबर भी हो सकता है, नहीं तो आस्क रेट ज्यादा होगा, बिड रेट कम होगा। इसका मतलब बिड रेट इज इक्वल टू आस्क रेट चलेगा, बिड रेट लेस देन आस्क रेट तो भी चलेगा, बिड रेट ग्रेटर देन आस्क रेट कभी नहीं चलेगा। बिड रेट हमेशा आस्क रेट से, बिड रेट कभी भी आस्क रेट से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ कोटेशन। टाइप्स ऑफ कोटेशन। देखो बेटा, कोटेशन दो प्रकार का। कोटेशन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है वन वे कोटेशन और एक होता है टू वे कोटेशन। कोटेशन दो प्रकार का, वन वे कोटेशन, टू वे कोटेशन। लिखो, कॉपी में लिखो, कोटेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। Quotation can be of two types. Number one way quotation, one way quotation. Number two way quotation, one way quotation, two way quotation. कोटेशन दो प्रकार का, देखो वन वे कोटेशन, टू वे कोटेशन। तो लिखो पहले वन वे कोटेशन। मैंने अभी अभी बोला था कि एक्सचेंज रेट में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है बिड रेट और एक होता है आस्क रेट। तो बिड रेट आस्क रेट दोनों बराबर हो सकता है, नहीं तो बिड रेट हमेशा लोअर होगा, आस्क रेट हमेशा हायर होगा। केस वन, केस वन, इफ बिड रेट इज इक्वल टू आस्क रेट। अगर बिड रेट आस्क रेट दोनों बराबर होता है तो वहां पे हम लोग वन वे कोटेशन बोलते हैं। देन वी विल कॉल द कोटेशन आज वन वे कोटेशन। इनडायरेक्ट मीनिंग में तुम बोल सकते हो कि वन वे कोटेशन में बिड रेट आस्क रेट एक ही होता है। एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू ₹40। यहाँ पे एक ही रेट है, तो 40 भी तुम्हारा बिड, 40 भी तुम्हारा आस्क। इसका मतलब ये कोटेशन तुम्हारे लिए वन वे कोटेशन बोला जाएगा। इसमें बिड क्या होगा? $1 इज इक्वल टू 40, आस्क भी क्या होगा? $1 इज इक्वल टू 40, क्योंकि वन वे कोटेशन में बिड रेट आस्क रेट दोनों बराबर होता है। केस टू, if bid rate not is equal to ask rate, if bid rate not is equal to ask rate, then the quotation
will be called as टू-वे कोटेशन। टू-वे कोटेशन ऐसे लिखा जाएगा, $1 इज इक्वल टू ₹40 42। अगर ऐसा कोटेशन आएगा कि $1 इज इक्वल टू ₹40 42, तो ये कोटेशन हमारे लिए टू-वे कोटेशन हो जाएगा। तो दिस इज टू-वे कोटेशन। यहाँ पे बीड क्या होगा, जो लोअर होगा वो बीड रेट होगा, जो लोअर होगा वो बीड रेट होगा। तो बीड रेट क्या होगा, $1 इज इक्वल टू ₹40। तो आस्क रेट क्या होगा, $1 इज इक्वल टू ₹40। ये मत समझो कि जो पहले लिखा जाएगा वो बीड, जो बाद में लिखा जाएगा वो आस्क, नहीं। जो लोअर होगा बीड, जो हायर होगा वो आस्क। मैंने इसको बीड क्यों बोला, वो पहले लिखा हुआ है इसीलिए नहीं, ये लोअर है तो बीइंग लोअर। मैंने इसको आस्क क्यों बोला, वो बाद में लिखा हुआ है इसीलिए नहीं, बीइंग, बोलो, बीइंग हायर। ठीक है। तो बीड रेट अगर बीड रेट आस्क रेट बराबर होता है तो वन वे कोटेशन यूज होता है, बीड रेट आस्क रेट डिफरेंट होता है तो टू-वे कोटेशन यूज होता है। फिर हमें ये मालूम है कि बीड रेट हमेशा लोअर होगा, आस्क रेट हमेशा हायर होगा। लिखो, नेक्स्ट कंसेप्ट इज डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉरेक्स का, बार बार हर जगह पे इसका यूज होगा, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट का। तो लिखो हेडिंग, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। देखो, मान लो एक रेट तुम्हारे सामने $1 इज इक्वल टू ₹40। ये एक वन वे कोटेशन, यस और नो, यस। एकदम ध्यान से समझो, अगर डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट का कॉन्सेप्ट में कुछ लैकुना रह गया, इसका मतलब फॉरेक्स चैप्टर तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। मैंने तुम्हारे सामने एक एक्सचेंज रेट रख दिया, $1 इज इक्वल टू ₹40। बोलो इसमें कितना करेंसी है, दो करेंसी, एक होता है डॉलर और एक होता है रुपीज। यहाँ पे कितना कंट्री, दो कंट्री। कॉपी मत करो, अभी समझो। यहाँ पे दो करेंसी, एक एक्सचेंज रेट में हमेशा दो करेंसी होगा, तीन करेंसी कभी भी नहीं होगा। एक एक्सचेंज रेट में हमेशा दो करेंसी होगा और दो कंट्री इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना कंट्री, यहाँ पे यूएसए, फिर इंडिया। बोलो यूएस के लिए होम करेंसी क्या होगा, डॉलर। यूएस के लिए फॉरेन करेंसी क्या होगा, रुपीज। भाई यूएस के लिए, इंडिया के लिए होम करेंसी क्या होगा, रुपीज। फॉरेन करेंसी क्या होगा, डॉलर। पहले इतना क्लियर हो जाओ, फिर डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो, यस सर। अब देखो, लिखो डायरेक्ट कोट, इसको कॉपी करो, कोई बात नहीं, अभी तुम कॉपी कर सकते हो, मैं टाइम दे रहा हूं। सर हम तो पहले से कॉपी कर चुके हैं, आप अभी टाइम क्यों दे रहे हैं। मैंने बोला था कि कॉपी मत करो, इसीलिए मैं अभी टाइम दे रहा हूं। ठीक है। चलो हो गया कॉपी, यस सर कॉपी हो गया।
लिखो डायरेक्ट कोट, देखो डायरेक्ट कोट एक्सप्रेस होम करेंसी फॉर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। डायरेक्ट कोट एक्सप्रेस होम करेंसी फॉर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। आप बोलेंगे सर ये बात हमें समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब तक मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें नहीं समझाऊंगा तो तब तक ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने के बाद ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। $1 इक्वल टू ₹40। आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट? देखो डायरेक्ट कोट एक्सप्रेस होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये जो रेट $1 इक्वल टू ₹40, ये $1 इक्वल टू ₹40। तो देखो इसमें इंडिया के लिए बात करते हैं तो इंडिया के लिए रुपये होगा होम करेंसी, डॉलर होगा फॉरेन करेंसी। इसका मतलब इंडिया के लिए ये कोटेशन एक्सप्रेस कर रहा है रुपये में पर यूनिट ऑफ डॉलर। इंडिया के लिए रुपये होम करेंसी, फॉरेन करेंसी। इसका मतलब इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट का डेफिनेशन में एक कोटेशन आ रहा है। कैसे, क्यों? देखो कोटेशन को और एक बार रीड करो। डायरेक्ट कोट एक्सप्रेस होम करेंसी मतलब वो कंट्री के लिए वो डायरेक्ट कोटेशन होगा जो एक्सचेंज रेट उसका होम करेंसी में एक्सप्रेस करेगा। क्या? एक यूनिट के लिए कौन सा करेंसी? फॉरेन करेंसी। इसका मतलब तुम कैसे इजीली आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा कंट्री के लिए डायरेक्ट कोट? देखो इसमें दो कंट्री है, इंडिया यूएसए, ठीक है। तुम इंडिया के लिए बात करो तो इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या होगा? डॉलर। ये डॉलर का रेट है क्योंकि $1 40 रुपया। और एक बार सुनो, इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या होगा? डॉलर। तो ये तो डॉलर का रेट है ना, तो इंडिया के लिए ये डायरेक्ट कोट। मतलब अगर लेफ्ट में पर यूनिट का फॉरेन करेंसी तो तुम्हारे लिए ये डायरेक्ट कोट हो जाएगा। तो मैं इंडियन, यस, मेरा कंट्री क्या? इंडिया। तो इंडिया के लिए डॉलर होगा फॉरेन करेंसी, तो ये फॉरेन करेंसी का रेट है ना, तो डायरेक्ट कोट एक्सप्रेस होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब डायरेक्ट कोटेशन में फॉरेन करेंसी का रेट मिलता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर यूएस के लिए क्या होगा? देखो यूएस के लिए ये फॉरेन करेंसी का रेट नहीं है, यूएस के लिए ये होम करेंसी का रेट, क्योंकि यूएस के लिए होम करेंसी डॉलर। अगर ये तुम्हारे लिए होम करेंसी का रेट तो ये तुम्हारे लिए इनडायरेक्ट कोट। अगर ये तुम्हारे लिए फॉरेन करेंसी का रेट तो ये तुम्हारे लिए होम कोट, सॉरी डायरेक्ट कोट। तो ये कोटेशन इंडिया के लिए डायरेक्ट होगा, यूएस के लिए इनडायरेक्ट होगा। और लिखो इनडायरेक्ट कोट, देखो इनडायरेक्ट कोट एक्सप्रेस फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी। इनडायरेक्ट कोट एक्सप्रेस फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी। इसका मतलब मान लो कि $1
इज इक्वल टू ₹40। ये डॉलर यूएस के लिए होम करेंसी, रुपीज यूएस के लिए फॉरेन करेंसी, तो ये यूएस के लिए इनडायरेक्ट कोट। समझ में आया? लेफ्ट हैंड करेंसी अगर जिस कंट्री के लिए, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड करेंसी, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड करेंसी। तो लेफ्ट हैंड करेंसी को तुम चेक करोगे, लेफ्ट हैंड करेंसी को चेक करोगे, लेफ्ट हैंड करेंसी अगर जिस कंट्री के लिए फॉरेन कंट्री, वो कोटेशन उस कंट्री के लिए डायरेक्ट कोटेशन। लेफ्ट हैंड करेंसी जिस कंट्री के लिए होम करेंसी, वो कोटेशन उस कंट्री के लिए इनडायरेक्ट कोट। तो लेफ्ट हैंड करेंसी यहाँ पे क्या है? डॉलर। तो डॉलर इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी, तो ये कोटेशन इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट। डॉलर यूएस के लिए होम करेंसी, तो ये कोटेशन यूएस के लिए इनडायरेक्ट कोट। लिखो एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू ₹43। $1 इज इक्वल टू ₹43। बोलो फॉर इंडिया डॉलर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड करेंसी, फिर पर यूनिटी, इसीलिए डायरेक्ट कोट। लेफ्ट हैंड करेंसी डॉलर, अच्छा फॉरेन करेंसी डॉलर, लेफ्ट हैंड करेंसी भी। इसका मतलब डॉलर इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी, वो भी लेफ्ट हैंड करेंसी, वो भी पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का डॉलर, तो इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट। होम करेंसी सॉरी फॉर यूएसए, होम करेंसी क्या है? डॉलर। आईडी तो लेफ्ट हैंड करेंसी अगर तुम्हारे लिए फॉरेन करेंसी, तो वो कोटेशन तुम्हारे लिए डायरेक्ट कोट। लेफ्ट हैंड करेंसी तुम्हारे लिए अगर होम करेंसी, तो वो कोटेशन तुम्हारे लिए इनडायरेक्ट कोट। लिखो नोट, रिमेंबर दैट if a particular quotation, remember that if a particular quotation is direct quote for a country, then it will be indirect quote for other country. नेक्स्ट लिखो, हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट कोट into indirect quote and how to convert direct quote into indirect quote and vice versa। देखो ये जो पिछले एग्जाम्पल था, हाँ ये तो इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट था, इंडिया के लिए तो इनडायरेक्ट कोट नहीं था ना। हाँ यूएस के लिए डायरेक्ट कोट था, सॉरी इनडायरेक्ट कोट, लेकिन यूएस के लिए तो डायरेक्ट कोट नहीं था ना। तो अगर ये कोटेशन इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट, तो यूएस के लिए क्या होगा, सॉरी इंडिया के लिए क्या होगा? इनडायरेक्ट कोट। जो यूएस के लिए, जो इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोट होगा, वही यूएस के लिए डायरेक्ट कोट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमें कन्वर्सन सीखना पड़ेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लिखो, देयर फॉर वन वे कोटेशन, मतलब बीड इज इक्वल टू आस्क।
मैंने बोला था ना कोटेशन दो प्रकार का, वन वे कोटेशन, टू वे कोटेशन। जहां पे बीट रेट आस्क रेट इक्वल होते हैं वो वन वे कोटेशन, जहां पे बीट रेट आस्क रेट डिफरेंट होता है वो टू वे कोटेशन। तो वन वे कोटेशन के लिए डायरेक्ट कोट कैन बी converted by taking reciprocal direct quote can be converted by taking reciprocal into indirect quote। मतलब तुम रेसिप्रोकल ले लो वो इनडायरेक्ट कोट हो जाएगा। मान लो $1 इज इक्वल टू ₹40। ये इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट, इंडिया के लिए ये इनडायरेक्ट कोट नहीं है। तो इसको कन्वर्सन करना पड़ेगा, ठीक है। यूएस के लिए ये इनडायरेक्ट कोट, लेकिन ये यूएस के लिए डायरेक्ट कोट नहीं है। जो इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोट होगा वो यूएस के लिए डायरेक्ट कोट हो जाएगा। अब देखो इधर अगर लेफ्ट में अगर डॉलर रहेगा तो इंडिया के लिए डायरेक्ट, यूएस के लिए इनडायरेक्ट। लेफ्ट को अगर हम रुपीज ले आएंगे तो इंडिया के लिए इनडायरेक्ट, यूएस के लिए डायरेक्ट। इसका मतलब 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना डॉलर, और रेसिप्रोकल ले लो कितना 1/40 डॉलर हो जाएगा। अब ये जो कन्वर्सन मैंने कर लिया ये इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोट हो जाएगा, यूएस के लिए डायरेक्ट कोट हो जाएगा। तो इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोट क्या होगा, 1 रुपीज इज इक्वल टू 1/40 डॉलर। मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, 1 रुपीज इक्वल टू 1/40 डॉलर। हाँ, तुम रेसिप्रोकल ले लोगे अगर वन वे कोटेशन है तो वन वे कोटेशन कन्वर्सन हो गया, बहुत आसान। नेक्स्ट लिखो फॉर टू वे कोटेशन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। $1 इज इक्वल टू ₹40, ₹42। $1 इज इक्वल टू ₹40, ₹42। एक क्या टू वे कोटेशन। अब देखो इसको हम कन्वर्सन करेंगे। कन्वर्सन करेंगे का मतलब अभी रुपीज राइट साइड में, रुपीज लेफ्ट को आएगा। तो लिखो इन दिस केस, मतलब इन केस ऑफ टू वे कोटेशन। चलो इसको और एक तरीके से लिखते हैं, इन केस ऑफ टू वे कोटेशन। In case of two-way quotation, direct quote can be converted into indirect quote by taking reciprocal। पहले अंडरलाइन करो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे, फिर एंड स्विचिंग ऑफ द पोजीशन। बाय टेकिंग रेसिप्रोकल एंड स्विचिंग ऑफ द पोजीशन। तो पहले हम रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन स्विच करेंगे। तो बोलो रेसिप्रोकल पहले करो। 1 रुपीज इज इक्वल टू $1/40, $1/42। इसका मतलब मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब $1 रुपीज इज इक्वल टू $1/42, $1/40। इसका मतलब ये इधर जाएगा, वो यहां आएगा। इसका मतलब ये स्विचिंग ऑफ हो गया। अब बोलेंगे सर स्विचिंग ऑफ क्यों, खाली रेसिप्रोकल ले लेने से क्यों नहीं होगा। देखो मैंने बोला था बीड रेट हमेशा लोअर होगा,
मैंने बोला था बीड रेट हमेशा लोअर होगा और आस्क रेट हमेशा हायर होगा। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो 1/40, 1/42, इधर लोअर कौन हो रहा है 1/42, तो जो लोअर होगा उसको हम बीड पोजीशन को लाएंगे, जो हायर होगा उसको हम आस्क पोजीशन को लेंगे। इसका मतलब ये लोअर हो रहा है इसीलिए वो बीड पोजीशन को आ गया, ये हायर हो रहा है इसीलिए वो आस्क पोजीशन को चला गया। इसको कहते हैं स्विच अप। बोलो स्विच अप कब होगा? स्विच अप होगा 2 वे कोटेशन में, 1 वे कोटेशन में स्विच अप नहीं होगा। कन्वर्सन सीख लिया, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे डायरेक्ट कोड को डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड को कन्वर्ट होगा और इनडायरेक्ट कोड डायरेक्ट कोड को कन्वर्ट होगा। देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोगों को। ये जो 40 ये तो डायरेक्ट कोड, ये इंडिया के लिए डायरेक्ट कोड 40, 42। ये जो 40 है तो 40 को हम लोग बोलेंगे, तुम बोर्ड पे ध्यान दो। ये जो 40 को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कोड का बीड। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कोड बीड, ठीक है। ये जो 42 इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कोड आस्क। बोलो यस और नो? यस सर। लेकिन इनडायरेक्ट कोड में बीड क्या हो रहा है तुम डायरेक्ट समझो। इनडायरेक्ट कोड में बीड क्या हो रहा है 1/42, मतलब 1 बाई डायरेक्ट कोड आस्क इज इक्वल टू इनडायरेक्ट कोड बीड। और एक बार देखो, ये जो 1/42 ये 42 था तो डायरेक्ट कोड का आस्क ना, मैं कलर भी दे रहा हूं सेम कलर। तो इनडायरेक्ट कोड का बीड क्या हो जाएगा 1 बाई डायरेक्ट कोड का आस्क। ये जो 40 ये डायरेक्ट कोड का बीड था उसका रेसिप्रोकल बन गया इनडायरेक्ट कोड का आस्क। डायरेक्ट कोड का जो बीड था उसका रेसिप्रोकल बन गया इनडायरेक्ट कोड का आस्क। तो हम कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो लिखो मेरे साथ साथ मेरे भाई, कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन IDQ बीड इज इक्वल टू 1 बाई डायरेक्ट कोड का आस्क। IDQ आस्क इज इक्वल टू 1 बाई डायरेक्ट कोड का बीड। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ आस्क ऑफ डायरेक्ट कोड। रेसिप्रोकल ऑफ आस्क ऑफ डायरेक्ट कोड हो जाएगा इनडायरेक्ट कोड का बीड। इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बीड ऑफ डायरेक्ट कोड। जो डायरेक्ट कोड का बीड था उसका रेसिप्रोकल इनडायरेक्ट कोड का आस्क हो जाएगा, जो डायरेक्ट कोड का आस्क था उसका रेसिप्रोकल इनडायरेक्ट कोड का बीड हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट कंक्लूजन वाला फॉर्मूला। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट लिखो, how to compute value of currency, value of a currency। एक करेंसी का वैल्यू कितना होगा हम कैसे कंप्यूट करेंगे? चलो इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखो एग्जांपल।
दिस इज एग्जाम्पल वन, दिस इज एग्जाम्पल वन। लिखो एग्जाम्पल वन। तुम्हारे पास एक एक्सचेंज रेट है $1 इजिकल टू ₹40। ठीक है, तो $3 इजिकल टू क्या होगा? तुम बोलो। $1 इजिकल टू ₹40, तो $3 इजिकल टू क्या होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर $1 ₹40 तो $3 कितना? आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, $3 120 तो $3 हो जाएगा 3 इंटू 40 इजिकल टू 120 रुपीज। अब बोलेंगे सर इसका डिनोमिनेशन रुपीज कैसे रहेगा? मैं उसका मैथमेटिकल प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है, चलो। $1 इजिकल टू ₹40, इसका मतलब $1 का भाव कितना? 40 रुपया। तो ये जो 40 को हम बोलेंगे रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर। इसको ऐसे पढ़ते हैं कि रुपीज पर डॉलर का मतलब होता है $1 का भाव 40 रुपया। 40 रुपीज पर डॉलर मतलब $1 का भाव 40 रुपया। ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब चलो, अगर रुपीज पर डॉलर इजिकल टू 40, तो 40 जहां जहां मल्टीप्लाई होगा वहां पे सिंबल क्या कैरी करेगा? रुपीज पर डॉलर। अब देखो, $1 40 रुपया, इसका मतलब 40 हो जाएगा मेरा रुपीज पर डॉलर। $3 इजिकल टू $3 इंटू 40 का मतलब रुपीज पर डॉलर। जो 3 इंटू 40 मैंने किया था, 3 का सिंबल क्या होगा? डॉलर ना। 40 का सिंबल क्या होगा? रुपीज पर डॉलर। तो $3 इजिकल टू $3 इंटू 40 रुपीज पर डॉलर। अब डॉलर डॉलर चला गया, क्या बच्चा? 40 रुपीज। इसका मतलब $3 इजिकल टू 120 रुपीज। आई एम सो सॉरी, 120 रुपीज। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। एग्जाम्पल 2 लिखो। $1 इजिकल टू 40 रुपीज। इसका मतलब रुपीज पर डॉलर कितना? 40। अब 4000 रुपीज इजिकल टू कितना डॉलर? 4000 रुपी इजिकल टू कितना डॉलर? 4000 रुपी इजिकल टू कितना डॉलर? अब बोलेंगे सर ये जो 40, ये 40 किसका रेट? डॉलर का मतलब इसका सिंबल रहेगा रुपीज पर डॉलर। ठीक है, हमें किसका वैल्यू निकालना है? रुपीज। तो ₹1 कितना डॉलर का रेट चाहिए? ये जो रेट है ये डॉलर का रेट, क्योंकि $1 40 रुपया। इसमें डॉलर कन्वर्ट होगा रुपी को, रुपी कन्वर्ट नहीं होगा डॉलर को। $1 40 रुपया। ठीक है, तो $3 कितना? यही रेट मल्टीप्लाई करोगे। $4 कितना? इसको मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन 4000 रुपीज कितना? ये रेट मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलो, पहले हमें रुपी का रेट निकालना होगा। पहले हमको या हमें रुपी का रेट निकालना होगा। पहले हमें रुपी का रेट निकालना होगा। पहले हमें रुपी का रेट निकालना होगा। जो मैं बोल रहा हूं सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अब बोलो, $1 इजिकल टू ₹40। ये 1 है कोटेशन। 1 रुपीज इजिकल टू क्या होगा? 1/40 $। तो जो 1/40 है ना, इसका सिंबल क्या होगा? डॉलर पर रुपी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 40 का सिंबल था रुपी पर डॉलर, लेकिन 1/40 का सिंबल होगा डॉलर पर रुपी। इसका मतलब ₹1 इजिकल टू 1/40 $। बोलो, 1 रुपीज इजिकल टू 1/40 $। 4000
4,000 रुपीज इज इक्वल टू 4,000 इंटू 1/40 इज इक्वल टू, बोलो कितना हो रहा है, 4,000 डिवाइड बाई 40, $100। आप बोलेंगे सर इसका सिंबल डॉलर क्यों, देखो 1/40 का सिंबल क्या होगा, डॉलर पर रुपी, ठीक है। चलो 4,000 रुपीज इक्वल टू 4,000 रुपी इंटू 1/40, 1/40 का सिंबल होगा डॉलर पर रुपी। अब रुपी रुपी चला गया तो कितना बचा, $100 बच गया। ऐसे वैल्यू कैलकुलेशन होगा एक करेंसी का। ये एक छोटा सा या बेसिक एग्जांपल था, होप्स आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज स्प्रेड एंड हाउ टू कंप्यूट स्प्रेड। व्हाट इज स्प्रेड एंड हाउ टू कंप्यूट स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड कैसे कंप्यूटेशन होगा। देखो मैंने आपको बोला था कि बीड और आस्क, इसका रिलेशनशिप मैंने बताया था। तो बीड और आस्क का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। बीड आस्क का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। बीड आस्क का जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब स्प्रेड हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। तो लिखो स्प्रेड के बारे में, डिफरेंस बिटवीन बीड एंड आस्क is expressed in percentage form, comma, sorry यहाँ पे when लिखो, when difference between bid and ask is expressed in percentage form then it is called as spread। तो परसेंटेज ऑफ स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क माइनस बिड। आस्क माइनस बिड में इसीलिए कर रहा हूं कि आस्क हमेशा ग्रेटर होगा, बिड हमेशा लोअर होगा, तो ऊपर में नेगेटिव नहीं आएगा। आस्क माइनस बिड डिवाइड बाई बिड इंटू 100। आस्क माइनस बिड डिवाइड बाई बिड इंटू 100 इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ स्प्रेड। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखिए। मान लो $1 इज इक्वल टू ₹40। ये 40 भी तुम्हारा बीड, ये 40 भी तुम्हारा आस्क, तो क्या होगा, नो स्प्रेड। क्यों, बीड आस्क का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो स्प्रेड कहां से आएगा। $1 इज इक्वल टू ₹40 नहीं 50 55, तो स्प्रेड परसेंटेज क्या होगा, $1 इज इक्वल टू ₹50 55, तो स्प्रेड परसेंटेज क्या होगा, आस्क मतलब 55 माइनस बीड 50 डिवाइड बाई बीड इंटू 100 10%।
दिस इज योर बीड एंड आस्क का डिफरेंस expressed in percentage form, that is called as spread. ओके हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो गया। आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीमियम डिस्काउंट समझाऊंगा, IRPT, PPPT, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।